हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत के इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी करिएगा। तो आइए देर न करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबर कितने वर्ष की आयु में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ था? तो ये कितने वर्ष में हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, बाबर जब 1494 ईस्वी में ये हुआ था। इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र थी 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, बाबर ने 1526 ईस्वी में किसे हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में किया? तो ये हराया था ऑप्शन नंबर सी, किसे? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पानीपत में हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शताब्दी में युद्धों में तोपों और गोलाबारी का पहली बार प्रयोग हुआ था? तो ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में गोलाबारी और तोप का प्रयोग हुआ था। और कब हुआ था? ये 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है, और उसके बाद ये हुआ था 14वीं शताब्दी में लाई गई अग्निशास्त्रों के लिए। इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, शेर शाह से पराजित होने के बाद हुमायूं ईरान भागने को बाध्य हुआ। ईरान में हुमायूं ने किसकी मदद ली? जो किसकी ली थी? ये ली थी ऑप्शन नंबर सी, साफविद शाह। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हराया कब था इसको? इसको 1539 ईस्वी में चौसा में हराया था। किसने? शेर शाह को, शेर शाह ने। ठीक है, और दूसरी बार हराया था 1540 ईस्वी में कन्नौज में। ठीक है, और 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। किसने? हुमायूं ने। ठीक है, और 1526 ईस्वी में ये पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। और पुस्तकालय का नाम क्या था? इसका नाम था पनाह भवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुर्रम किसका पुत्र था? तो ये खुर्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का पुत्र था। किसका था? जहांगीर का। ठीक है, राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था और यही बाद में चलकर शाहजहां के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और इस झगड़े में किसकी विजय हुई? तो किसकी विजय हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की। ठीक है, तो और उसके बाद इसने औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोहा समेत उसने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। इसने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापा मार युद्ध पद्धति शुरू की? तो किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी ने। ठीक है, छापा मार पद्धति। और शिवाजी एक मराठा शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो किन 2 राज्यों को मिलाया था? ये मिलाया था ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर एवं गोलकुंडा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में गोलाकुंड को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्य मंत्री कौन था? तो अकबर का राज्य मंत्री कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। कौन था? टोडरमल था। ठीक है दोस्तों, अकबर का राज्य मंत्री टोडरमल था और उसे 10 साल, ठीक है, 1570 से 1580, ठीक, कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक हिसाब किताब रखने के लिए रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जब्त शब्द किसे इंगित करता है? तो ये किसे इंगित करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भू स्वराज्य प्राप्त करने की व्यवस्था को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टोडरमल ने प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा था। ठीक है, और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी और राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। ठीक है, जो राजस्व प्राप्त किया जाता है उसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासनकाल में के इतिहास अकबरनामा
किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब्दुल फजल, किसके द्वारा, अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है ना दोस्तों। और 3 जिल्दों, ये कितने उसमें लिखी गई है, 3 जिल्दों में लिखी गई है। इसका पहला शीर्षक है, ठीक है, और इसका मतलब पूरा शीर्षक है अकबरनामा, ठीक है, और पहला जिल्द है पूर्वजों का बयान है इसमें, ठीक है, और दूसरे में है शासनकाल की घटनाओं का विवरण, और तीसरे में है आईने अकबरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल के अनुसार मुगल साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जो कहलाता था, क्या कहलाता था, ये कहलाता था ऑप्शन नंबर सी, सूबा कहलाता था। ठीक है, और सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के होते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, तो नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, ये था ऑप्शन नंबर डी, मेहरुनिसा था। ठीक है, मेहरुनिसा 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। जब इसने विवाह किया तब इसको नूरजहां का खिताब मिला। ठीक है, और इसके सम्मान में जहांगीर ने चांदी और सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया, तो कहाँ कराया गया था, ये कराया गया था ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी में। ठीक, इबादत खाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की नीति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, शांतिपूर्ण व्यवहार। ठीक है, सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया था किसने, अकबर ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न में से किन लोगों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, किसको नहीं था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों को, शूद्रों को और महिलाओं को। दोस्तों शूद्रों को ये अन्य जो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक, और शूद्र 4 वर्ण थे, तो शूद्रों को इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, तो उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं, कौन सा नहीं है, ये नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद नहीं हो जाएगा होगा। ठीक, ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध से होकर जाने वाली गंगा तथा सोन नदियों का महत्व निम्न में से किसमें निहित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। ठीक है, मगध एक महत्वपूर्ण जनपद था और गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ठीक, और यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और ये 2300 वर्ष पहले लिखा गया था, मतलब लगभग पुराना है। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की, तो किस शासक ने की थी, ये की थी ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक ने। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सी, वैशाली थी, कौन सी थी, वैशाली। ठीक है, मगध के निकट ही वज्य राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी और शासन व्यवस्था भी, ठीक, जिसे गण या संघ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंधार जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो गंधार जनपद की राजधानी कहाँ थी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक, और साथ में ये व्यापारिक और साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।